हेलो, गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल है आप सबके? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है जी, देखिए कल की श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाते हैं पुनः। कल हमने पढ़ाए थे, आपको बल पढ़ाए थे। आपको बल कौन कौन से पढ़ाए थे? अपकेंद्रीय बल पढ़ाया था, अभिकेंद्रीय बल पढ़ाया था और बल आघूर्ण पढ़ाया था। ये 3 चीज़ें हमने आपको कल कर दी थी। तो भाई जिस भी बच्चे ने जो पहला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जाकर के पहला वीडियो देखे, बाद में जाकर के इस श्रृंखला पर आए, क्योंकि हमारा जो वीडियो चल रहे हैं वो एक सीरीज़ वाइड वीडियो चल रहे हैं। क्योंकि हमने ये ठाना है कि हम फिजिक्स को बेसिक से लेकर के हाई तक पूरा कंप्लीट कराएंगे। जितना आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर फिजिक्स आ रहा है तो यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचने वाला है जो मेरे पढ़ाए हुए में से ना आए। अगर बचता है तो उसका जिम्मेदार, अगर फिजिक्स में से नहीं आए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप मुझे बोल सकते हैं कि सर जी फिजिक्स में से पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके उस वाले एग्ज़ाम में नहीं आया है। तो मैं जो फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ वो ए से लेकर के जेड तक, यानी कि बेसिक से लेकर के हाई तक आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो एक एक बातों को क्लियर करते चलिए। जो हमने कल क्लियर करे थे वो 3 बल थे, लेकिन बलों के माध्यम में ही हम आज एक और बल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक और बल पढ़ेंगे। उसमें क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ेंगे आज भाई? गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था? आप सबको पता होगा इनका नाम, सर आइजैक न्यूटन साहब ने इनका क्या दिया था भाई? दिया था गुरुत्वाकर्षण बल को। क्या दिया था कि पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण है। ये किसने बताया था? आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि न्यूटन साहब ने बताया था कि पृथ्वी पर एक बल काम करता है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो लिखा हुआ है F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये क्या है? उसका फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है उसका। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ थोड़ा कि पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर पाया जाता है दोस्तों। अभी और बात करेंगे आगे जाकर के कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान कम होगा, और पृथ्वी के अंदर जी का मान क्या होता है? कम होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान कम होगा, और पृथ्वी के अंदर जी का मान कम होता है। यानी पृथ्वी के अंदर भी जी का मान क्या होता है दोस्तों? कम होता है। पृथ्वी के अंदर जी का मान क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे समझाने का प्रयास करते हैं हम आप सभी को। देखिए मान के चल लीजिए, देखिए आगे समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान के चलिए ये एक पृथ्वी है। ये क्या है? ये पृथ्वी है दोस्तों। अब मैं अगर बात करूं कि पृथ्वी की रेखाएं होती हैं, ये कौन सी रेखा है? ये इस पृथ्वी की सबसे बीच वाली रेखा को मैं क्या नाम बताता हूँ? पृथ्वी की सबसे बीच वाली रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो नाम है विषुवत रेखा। किस नाम से बुलाया जाता है? यानी 2 नाम हैं, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। दोनों एक ही नाम है कि जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा जो पाई जाती है उसके 2 नाम हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। आप आशा करते हैं आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कि पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, पृथ्वी के जो क्या हैं? पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, ये 2 ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के ध्रुव यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव, है ना? ये दक्षिणी ध्रुव और ये वाला उत्तरी ध्रुव भाई। अब क्वेश्चन ये बनता है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर मान के चल लेते हैं यहाँ, अब कहीं से भी या ध्रुवों पर या ध्रुवों से आप इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से, या पूरी पृथ्वी के किसी भी कोने से आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर आपका जो मान होता है, आपका जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ऊपर जाने पर,
पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है भैया, कम होता चला जाता है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है यहाँ पर कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी होती है, यानी कि गोल आकृति की नहीं होती है। हम अगर बात करें तो कैसी आकृति की नहीं होती है, गोल आकृति की नहीं होती है, कुछ चपटी हुई ध्रुवों पर चपटी हुई नज़र आती है पृथ्वी। कैसी नज़र आती है भाई, चपटी हुई नज़र आती है। और ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान होता है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ही ध्रुवों पर क्या होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है दोस्तों, कम होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है, जी का मान, ग्रेविटी का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। कल्पना करिए पृथ्वी है और आप किसी रॉकेट यान से ऊपर पहुंच गए। ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ तक हमारी पृथ्वी का फैला हुआ है, मान के चल लेते हैं हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस क्षेत्र तक फैला हुआ है, ऐसा हम मान के चल लेते हैं। तो आप इस यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान है, यहाँ तक क्षेत्र है, उसका क्या है, क्षेत्र है। आप इस पॉइंट से जहाँ तक उसका क्षेत्र है, उस पॉइंट से अगर आप नीचे फेंक दिए जाते हो किसी पिंड को, किसी वस्तु को, अगर उस पॉइंट से नीचे फेंक दिया जाता है तो क्या होगा कि पृथ्वी एक बल लगाती है उस पर। क्या लगाती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है, अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं कि किसी भी वस्तु को उस अपनी ओर खींचना, ऊपर से गिरी वस्तु को अपनी ओर खींचना, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का काम होता है। जैसे मान के चल लीजिए ये एक मार्कर है, ये एक क्या है, ये एक मार्कर है। अभी फ़िलहाल में 1 मिनट के लिए हम कल्पना ये करते हैं कि पृथ्वी पर ग्रेविटी का जो मान है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो शून्य है। ग्रेविटी का जो मान है वो क्या है, शून्य है। भाई गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये उसका मान है। अब कल्पना हम ये करते हैं कि अब कल्पना देखिए, इसका जो ये मान है वो शून्य हो जाता है, यानी कोई भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं रहता है। तो इसका जो द्रव्यमान का भार होगा वो तो सेम रहेगा। इसका जो इस मार्कर का जो द्रव्यमान का भार है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन एक ग्रेविटी के फोर्स के कारण उत्पन्न भार, ग्रेविटी के फोर्स के कारण, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, ग्रेविटी के फोर्स के कारण उत्पन्न भार वो क्या हो जाएगा भैया, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहाँ ग्रेविटी समाप्त हो जाएगी वहाँ ग्रेविटी के द्वारा उत्पन्न भार भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। केवल और केवल इसके द्रव्यमान का जो भार होगा वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान का भार तो नेग्लिजिबल हो नहीं सकता, शून्य हो नहीं सकता है। केवल क्या शून्य हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ख़त्म हो गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही शून्य हो सकता है। ठीक है भाई। जैसे अगर हम बात करें कि लिफ्ट में एक क्या है, एक लिफ्ट है, मान के चल लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी में किसी भी मकान में क्या बनी हुई है भाई, लिफ्ट बनी हुई है, लिफ्ट बनी हुई है। ऐसे मान के चल लेते हैं हम, यहाँ लिफ्ट से हम अप डाउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, लिफ्ट का काम क्या होता है, लिफ्ट का काम क्या होता है कि एक फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाना, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पर लाना हमको, यानी ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर लाना, लिफ्ट का ये काम होता है। लेकिन यहाँ एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। जैसे कि आप अगर पृथ्वी से यानी कि समतल ज़मीन से जब आप लिफ्ट में ऊपर जाएंगे, समतल ज़मीन से जब आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो आपने कभी गौर किया हो दोस्तों, तो आपका जो बॉडी वेट है वो आपको कुछ भार नज़र आता है, भारी नज़र आता है। कैसा नज़र आता है, भारी। यानी कि लिफ्ट जब ऊपर उठती है तो जो आपका बॉडी वेट है वो आपको कैसा नज़र आता है, भारी नज़र आता है। लेकिन जब आप लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हो,
जब आप लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हो तो आपका क्या होगा, जो भार होगा वो आपको कम नज़र आएगा। तो पहली चीज़, अगर आप लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही है तो भार अधिक प्रतीत होगा, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो भार कम प्रतीत होगा, भार जो है कम प्रतीत होगा। ठीक है, अब एक कल्पना और कर लेते हैं कि मान के चल लीजिए कि जो क्या है, लिफ्ट जो है, लिफ्ट अपनी गति से, अपनी सेम गति से, चाल से चलती हुई ऊपर से आ रही है, ऐसा मान के चलते हैं। कल्पना कर लीजिए 100 मंजिल से लिफ्ट लगातार पहली मंजिल पर आ रही है, ऊपर से 100 मंजिला से नीचे आ रही है। तो कल्पना करिए कि अचानक उसकी जो ऊपर हुक होता है, उसको साधने वाली चेन जो होती है, वो चेन अचानक टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा? क्या टूट जाने के कारण क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या नहीं होगा? तो भाई देखिए, सुनिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा? उस लिफ्ट पर होगा, लेकिन उस लिफ्ट के अंदर पिंड जो है, वो पिंड पर ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य हो जाएगा। वो पिंड पर ग्रेविटेशनल शून्य हो जाएगा, और शून्य होने के कारण ही जो पिंड है या कोई व्यक्ति है, वो जाकर के सीधा लिफ्ट की छत से जा लगेगा। किससे जा लगेगा? सीधा का सीधा छत से जा लगेगा, और सीधे लिफ्ट कहाँ पहुँच जाएगी भैया? ज़मीन पर। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उसे अपनी ओर एक तरह से आकर्षित कर लेगा, और जो उसमें व्यक्ति था वो सीधा छत से जा लगेगा। कहाँ लगेगा भाई? छत से जा लगेगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें निकल करके आती हैं कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ध्रुव जो है चपटे होते हैं, और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। ग्रेविटी का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है भाई। लिफ्ट की अगर हम बात करें, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें। और मैं अगर आपसे बात करूँ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो किसने दिया है, तो आप बताएंगे मुझे कि सर आइजैक न्यूटन साहब ने इसका मान दिया है। जी दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केपलर के नियम। देखिए, केपलर साहब ने जो नियम दिए थे वो नियम ग्रहों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं दोस्तों? ग्रहों से संबंधित हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं सभी को डाला गया है। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता है कि केपलर साहब के नियम किससे संबंधित हैं। तो केपलर साहब के जो नियम हैं वो ग्रहों से संबंधित हैं। इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम फर्स्ट नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमेगा। किस पथ में घूमेगा? दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमेगा। अब ये दीर्घ वृत्ताकार पथ क्या होता है दोस्तों? जैसे ये अगर क्या है सूर्य है, ये अगर क्या है सूर्य है, तो केपलर साहब का फर्स्ट नियम ये कहता है कि सूर्य के जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं वो सभी दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। कैसे वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं दोस्तों? दीर्घ वृत्ताकार। ये देखिए इस पथ में, यानी कि एक मान के चल लीजिए, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब कंडीशन ये बन रही है कि सूर्य पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन किस पथ में लगा रही है? दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगा रही है। आपको इतना तो पता चल गया होगा दोस्तों, कि ये यहाँ पर यानी एक साइड में आकर के दूरी कम हो जाएगी, एक तरफ आकर के दूरी कम हो जाएगी, और एक तरफ जाकर के दूरी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो जहाँ दूरी एक तरफ कम होती है और एक तरफ जाकर के अधिक हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। उसी को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ बोला जाता है। तो फर्स्ट नियम इनका यही कहता है कि सूर्य के जितने भी ग्रह चक्कर लगाएंगे वो सभी दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएंगे। दोस्तों, किस पथ में चक्कर लगाएंगे? दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो ये केपलर साहब का फर्स्ट नियम था। अब आशा करते हैं कि आपको ये नियम समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम केपलर साहब के दूसरे नियम की बात करते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दें। सेकंड नियम कहता है कि सूर्य से किसी भी ग्रह को
मिलाने वाली रेखा समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि सूर्य से, दोबारा पढ़िए, सूर्य से किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ आ गई, लेकिन हम इसे सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ की बात करता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, फिर पुनः वही ले लेते हैं, मान लेते हैं ये सूर्य है और सूर्य के कोई भी ग्रह, फर्स्ट नियम के अनुसार कहता है कि सूर्य के कोई भी ग्रह अगर चक्कर लगाएगा तो वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। किस पथ में लगाएगा दोस्तों? दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। अगर फिर वही पृथ्वी ले लेते हैं, इसको पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, तो वो ये कहता है कि जो उसकी गति, बात गति की करता है यहाँ पर। जैसे कि अगर यहाँ इस पॉइंट पर देखने का प्रयास करें तो यहाँ जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिक दूरी पर है, यहाँ जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिक दूरी पर है, और मान के चल लेते हैं कुछ समय बाद पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ जाती है, तो अब सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कम है। कैसी है? कम है। यानी पहले पृथ्वी की दूरी अधिक थी, लेकिन अब पृथ्वी की दूरी कैसी है दोस्तों? कम है। तो यहाँ वो ये हमें समझा रहा है कि उनकी जो गति होगी दूरस्थ, सूर्य से दूर जाने पर पृथ्वी की गति कम होती है। सूर्य से दूर जाने पर जो पृथ्वी की गति हो जाती है वो कम हो जाती है। गति कैसी हो जाती है दोस्तों? यानी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सूर्य से पास आने पर, सूर्य के समीप आने पर वो गति क्या हो जाती है? सूर्य के समीप आने पर वो गति क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। उसकी जो चाल है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हमें दो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। पहला कि सूर्य से अगर पृथ्वी दूर होती है तो उसकी जो चाल हो जाती है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कम हो जाती है तो गति उसकी अधिक हो गई। दोस्तों ये सारी बातें आपको आशा करते हैं समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों एक चीज़ और बताएं आपको, तो जो केपलर साहब का जो सेकंड नियम है वो एक बात और हमें सिखाता है कि ये एक शब्द है, यहाँ पर एक शब्द है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण कैसा? संवेग संरक्षण एक शब्द है, क्या है उसका नाम? संवेग संरक्षण। उसके नियम, एक सेकंड भाई, फ़ोन वोन आ गया। ठीक ठीक, किस नियम को दर्शाता है? संवेग संरक्षण के नियम, सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य है। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के क्या है? तुल्य है दोस्तों। ठीक है, डिस्टर्ब हो गए थे, फ़ोन दूसरे इस पर फ़ोन आ गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा? केपलर साहब का तृतीय नियम, केपलर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट नियम की, केपलर के 3 नियम। तो दोस्तों एक बात आप मुझे यहाँ पर क्लियर कर दें कि केपलर साहब के जो नियम होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर किससे संबंधित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 यानी केपलर साहब के तृतीय नियम की। और तृतीय नियम क्या बात करता है वो देखेंगे भाई। ठीक है, तो 2 चीज़ें मुझे कमेंट करके इस कमेंट बॉक्स में बतानी है कि पृथ्वी के सबसे अधिक मान कहाँ होता है, यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का अधिक मान कहाँ होता है, सबसे अधिक मान, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे कम मान कहाँ होता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ें बताएं दोस्तों। पहला तृतीय नियम की बात करें कि ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा, अब बात देखिए, ग्रह, अब दीर्घवृत्ताकार पथ की तरफ सोचिए कि ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा, क्या होगा? दूर होगा, उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही दूर हो जाएगा। देखिए भैया ये कहना क्या चाह रहा है, मान के चल लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। अब इतने एरिया में पृथ्वी घूम रही है,
उससे अधिक एरिया में कोई और ग्रह घूम रहा है, उससे अधिक एरिया में कोई और ग्रह घूम रहा है। ये ग्रह हम आपको पढ़ाएंगे, एक वीडियो में पूरा बना करके दिखाएंगे, लेकिन अभी समझने का प्रयास करें, अभी तृतीय नियम समझने का प्रयास करें कि जितने समय में पृथ्वी घूमेगा उससे अधिक समय में ये वाला ग्रह घूमेगा, क्योंकि उसकी जो दूरी है वो पृथ्वी के पथ से, पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार पथ से उसकी दूरी अधिक है। ठीक है, तो सबसे अगर हम बात करें, सबसे समीप कौन सा, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। और एक वीडियो में ये पूरे ग्रह में पूरे डाल दूंगा, कौन सा समीप होता है, कौन कौन से दूर होते हैं, पूरा क्रम वाइज डाल दूंगा। आप चिंता की कोई दिक्कत वाली बात ना लें। तो यहाँ देखें केवल कि बुध ग्रह क्या होता है? सबसे समीप होता है। उसका जो परिक्रमण काल होता है 88 दिन में वो सूर्य की चक्कर लगा देता है, यानी 88 दिन में वो सूर्य के चारों तरफ घूम जाता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। अगर बात करें कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सबसे दूर है वरुण। कौन सा ग्रह है? सबसे दूर वरुण है, और उसका जो परिक्रमण काल है वो 165 वर्ष है। उसका जो परिक्रमण काल है 165 वर्ष है दोस्तों। देखिए भाई, आज की जो वीडियो है हम वो छोटी ही बनाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे स्किप करके आगे भाग जाते हैं, देख रहे हैं स्किप करके आगे भाग जाते हैं। इतना अच्छा कंटेंट हम आपको ला करके दे रहे हैं, फिर भी आपको समस्याएं आ रही हैं, पता नहीं क्यों आ रही हैं। उसका शायद हो सकता है ऑडियो प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ क्या है कि 1-2 दिन वीडियो नहीं आ सकती, क्योंकि 1-2 दिन के लिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो 2-3 दिन बाद वीडियो सारी आपकी यानी एक एक करके सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2 दिन का तो आपके यहाँ पर गैप रहेगा ही रहेगा भाई। तो आपने क्या समझा आज? आशा करते हैं मैं पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई कर पाया हूँगा। तो केपलर के कितने नियम होते हैं? कभी कभी एग्जाम में ये भी इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। केपलर साहब के 3 नियम होते हैं। केपलर साहब का पहला नियम क्या कहता है कि सूर्य के कोई भी अगर सूर्य के चक्कर काटेगा वो दीर्घवृत्ताकार पथ में काटेगा। किस पथ में काटेगा? दीर्घवृत्ताकार पथ में काटेगा। ऐसे ही सेकंड नियम और थर्ड नियम आपसे पूछता है, तो आशा मैं ये करता हूँ आपसे कि आप उस भी चीज़ को आप क्लियर से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है भाई साहब। राम राम जी सबको। दिक्कत वाली टेंशन वाली बात ना लें, जब तक हम हैं आप पढ़ते रहें बेचिंता, टेंशन कोई दिक्कत ले नहीं। ठीक है, एंजॉय के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके जी, गुड नाइट दोस्तों।